स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल खान एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में हम रिट एग्ज़ाम शिफ्ट सेकंड के सेक्शन 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के उत्तर कुंजी के बारे में जानेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के SST के पेपर की भी उत्तर कुंजी इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। इसी के साथ साथ उर्दू भाषा के लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की उत्तर कुंजी भी अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर इसकी उत्तर कुंजी देख सकते हैं। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और इसी के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हमारे सामने पहला प्रश्न था, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाषा विकास। अगला प्रश्न था, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है, तो स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप से जन्मजात होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने था, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। अगला प्रश्न हमारे सामने, हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अधिवास। अगला प्रश्न है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त अवाचिक परीक्षण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। 7 नंबर का प्रश्न है, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सांवेगिक। सांवेगिक बुद्धि का वर्णन गार्डनर ने अपने सिद्धांत में नहीं किया। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? तो यह है अपसारी चिंतन से। रचनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्धिक अयोग्यता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कह सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्थिर। स्थिर व्यक्तित्व नहीं होता। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने था, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न में से वर्गीकृत किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कुसंयोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आक्रामकता। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर आंसर होगा ऑप्शन डी, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। 15 नंबर का प्रश्न है, इवान पावलो द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझा जाता है। तो इसे हम शास्त्रीय अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो ये ऑप्शन सी, परिपक्वता अधिगम की एक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम में दंड या पुरस्कार की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? दंड और पुरस्कार की अवधारणा है वो B.F. स्किनर द्वारा अपने सिद्धांत पुनर्बलन के सिद्धांत में दी गई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने था, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया। इसी के साथ साथ मुझे इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूज है और लगता है कि इसमें आपको बोनस पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि इसके चारों उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? तो ये जोसेफ डी नोवक द्वारा सुझाया गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 20 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्णनात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है,
नैसर्गिकता के विचारों की सूची के एकत्रीकरण द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की व्यूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क विप्लव युक्ति, ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी। अगला प्रश्न था, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंतर्वैयक्तिक समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? इसका मुख्य दर्शन था बिना बोझ के शिक्षा। अगला प्रश्न हमारे सामने था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इसमें 60 घंटे की जगह 45 घंटे का वर्णन है। अध्यापक के प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य, यह बात गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? तो स्टीफन एम कोवे ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टीफन एम कोवे। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नामिक मापनी। इस पेपर का 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? अब्राहम मेस्लो ने किसी भी तरह का कोई भी बाल विकास से संबंधित सिद्धांत नहीं दिया, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अब्राहम मेस्लो। 28 नंबर का प्रश्न है, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दत्तक ग्रहण अध्ययन। दत्तक ग्रहण अध्ययन से हम आनुवंशिकता का अध्ययन नहीं कर सकते। हमारे सामने साइकोलॉजी का सेकंड लास्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसे हम फिनोटाइप के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साइकोलॉजी का ये 30 नंबर का और अंतिम प्रश्न है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जैविक। जैविक इसका सही उत्तर होगा। अब इसी वीडियो में हम रिट लेवल सेकंड के खंड 2 भाषा 1 हिंदी का पेपर देखेंगे और उनकी उत्तर कुंजी को जानेंगे। इसमें कौन कौन से उत्तर आपने किए हैं, उनका मिलान आप आसानी से कर सकते हैं। हिंदी में पहला प्रश्न था, वाक्य के अंग है। वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, दोनों होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विकल्प ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने था, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना होता है वह कहलाता है, उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला एक मुहावरा है, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। टोपी उछालने का मुहावरे का अर्थ है किसी को अपमानित करना, किसी की बेइज्जती करना, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपमानित करना। अगला प्रश्न है, मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का जो लोकोक्ति होगी वो होगी 8 वार और 9 त्योहार, जिसका अर्थ होता है मौज मस्ती में जीवन बिताना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपियों का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है, इस विधि को हम पाठ्यपुस्तक विधि कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? डाल्टन प्रणाली का आविष्कार पार्कहर्स्ट ने किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदीय प्रक्रिया में सम्मिलित पद है, तो इसमें है व्यवहार परिवर्तन, छात्र शिक्षक और व्यवहार परिवर्तन, जिसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? इसकी आवश्यक शर्त है, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाटकीकरण। नाटकीकरण दृश्य और श्रव्य साधन है। अगला प्रश्न है, इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप से सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जिल्द है वो आंतरिक रूप से सम्मिलित नहीं होती बल्कि बाह्य रूप में सम्मिलित होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विकल्प 1 व 2 या ए व बी दोनों सही हैं।
कक्षा शिक्षण में पूर्ति करता है, ये बात सही है। स्वाध्याय के लिए अवसर उपलब्ध कराता है, ये बात भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। विकल्प ए एवं बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से मुख्य परीक्षाओं का गुण है। मुख्य परीक्षाओं का गुण होता है, इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है, ये बात सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 43 नंबर के प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण, ये इसका पद नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 44 नंबर का प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। इसका ये दोष है कि विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर हमें एक गद्यांश दिया गया था और उससे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से पहला प्रश्न था, ट्रेजडी शब्द की उत्पत्ति का आधार है। ट्रेजडी शब्द एक विदेशी है जो कि इंग्लिश शब्द है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विदेशी। सुधाकर का पर्यायवाची है, सुधाकर है वो शशांक का पर्यायवाची है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शशांक। अगला प्रश्न है, जिसके संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो यहाँ उसे हम संवेदित कह सकते हैं। संवेदित का अर्थ होता है जिसकी संवेदना से अनुभूति हुई हो। अगला प्रश्न है, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए हमें अन उपसर्ग का उपयोग करना होगा, जिससे अनावश्यक शब्द बन जाएगा और आवश्यक शब्द का जो विलोम होगा। अगला प्रश्न है, सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सामयिक शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक। निहितार्थ शब्द में संधि है। निहितार्थ शब्द में दीर्घ संधि है, निहित प्लस अर्थ, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द नहीं है, अवयव नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रचना। रचना एक अवयव नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुसार शब्द में कौन सा समास है। अनुसार शब्द में अव्ययभाव समास है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 53 नंबर का प्रश्न है, वह शब्द में सर्वनाम है, वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। लोभ शब्द में भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाववाचक संज्ञा। फिर हमें एक गद्यांश दिया गया था और उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था, जातिया शब्द का एक वचन होगा। जातिया शब्द का एक वचन होगा जाति। जाति जिसमें ती छोटी आएगी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जाति। अगला प्रश्न है, हिमायती शब्द का अर्थ है। हिमायती का अर्थ होता है पक्षपाती, जो पक्षपात करता है उसे हम हिमायती कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न है, इसका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है। इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है, विधा शब्द है। विधा शब्द एक स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा। व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप व्यक्ति होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है। भाषा को हम हिंदी में ये लिखते हैं भाषा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाषा।